नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं और यहाँ पर इन्होंने बीजेपी, मोदी और आरएसएस पर तीखे हमले किए हैं। जी हाँ, विदेश की सरजमी पर राहुल गांधी के द्वारा कुछ तीखे हमले किए गए और उसके बाद हमारे भारत की सरजमी पर दोस्तों जो सियासी तापमान है वो इस कदर बढ़ा कि उसका मेजरमेंट कर पाना इस समय वर्तमान समय के अंदर काफ़ी मुश्किल हो चुका है। राहुल के बयानों ने देश की राजनीति पर हंगामा कर दिया है, मतलब कि पूरी तरह से हंगामा मचा दिया है, हाहाकार मचा दिया है। खास तौर पर दोस्तों सिख को लेकर के, आरक्षण मुद्दे को लेकर के और ताज़ा लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी गर्मी फिर से एक बार बढ़ चुकी है। और यहाँ पर धरती के अंदर भारत की सरजमी के ऊपर राहुल गांधी की छवि को बुरी तरीके से बिल्कुल नस्ते नाबूद, मतलब कि पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास हो रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से। मतलब कि इनके जो स्पीच है, जो बयान है विदेशी सरजमी के अंदर, उस बयान को तोड़ मरोड़ करके मतलब कि अर्थ के अनर्थ को प्रेजेंट करा जा रहा है। और जो हमारी भोली भाली जनता है वो कहीं ना कहीं इस अनर्थ को रिसीव करके सीधे राहुल के ऊपर ब्लेम कर रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमेशा अधपका ज्ञान खतराए जान। जी हाँ, कोई भी ज्ञान अगर अधपका होता है तो हमेशा क्या होता है, वो आपके लिए खतरा बन सकता है। कहते हैं कि नौसिखिया डॉक्टर, क्या आप कभी नौसिखिया डॉक्टर से अपना इलाज कराना पसंद करोगे? थिंक अबाउट इट। आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे की पंक्ति पर बैठे हुए एक सिख शख्स से उसका नाम पूछा। तो पगड़ी वाला जो आगे बैठा हुआ पंक्ति में जो व्यक्ति था उसने अपना नाम बताया इनको। तो यहाँ पर इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वहाँ मतलब कि हमारे भारत के अंदर लड़ाई इस बात पर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, ये हमारा मुद्दा है, या वो एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जा सकेगा, तो ये है हमारा मुद्दा। और ऐसा सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे इनका जो अर्थ था वो डेडिकेटेड केवल एक धर्म को लेकर के नहीं था, एक समुदाय को लेकर के नहीं था, केवल सिख को लेकर के नहीं था। ये एक एग्जाम्पल था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस कथनी को हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। आपको याद होगा इस कथनी को किसी नेता के द्वारा सुने हुए इन कानों को कई बरसों हो चुके हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो नारा था, ये इसका जो अस्तित्व है वर्तमान में दोस्तों भारत की सरजमी से कहीं ना कहीं गुम हो चुका है, लुप्त हो चुका है। इस कथनी को लेकर के राहुल गांधी का दोस्तों ये जो कहना था, ये कहना था मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के। आपको याद होगा दोस्तों कि मंगेश यादव, सुल्तानपुर की ये घटना थी। एक ज्वेलरी की दुकान में काफ़ी दोस्तों ने मिलकर के एक डकैती करी और मंगेश यादव, एक यादव सरनेम को लेकर के उस व्यक्ति का, उस लड़के का एनकाउंटर करा गया। जबकि इस डकैती का जो मास्टरमाइंड था वो था विपिन सिंह, जिस पर 34 से अधिक मुकदमे हैं, लेकिन उसको एक आंच भी नहीं आई। इस यादव के एनकाउंटर करने से पहले इस विपिन से और इसके अन्य सहयोगी से सरेंडर करवा लिया गया और रात को 2 बजे के आसपास मंगेश यादव को उसके घर से उठवा लिया गया और घर वालों को ये बोला गया केवल नॉर्मली एक पूछताछ है, उसको वापस हम घर भेज देंगे। लेकिन घर में वापस क्या आई? उसकी डेड बॉडी। दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने एनकाउंटर किया है उन सभी लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा। इस लिस्ट में आपको मैक्सिमम मिलेंगे सिंह। जी हाँ, ये सरनेम आप ध्यान से देखिएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों यूपी की सरजमी के अंदर भी जातिवाद बुरी तरीके से फैल चुका है। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कुछ समय पहले हमने यूपी के अंदर देखा कि 2 दलित बच्चों की जो लाशें हैं हमको पेड़ से लटकी हुई मिली। पुलिस वाले कह रहे थे कि ये आत्महत्या है, लेकिन पेरेंट्स कह रहे थे ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। जब उन्होंने अपने बच्चों की स्किन पर, अपनी बॉडी पर, उन बच्चों की बॉडी पर नाखूनों के निशान देखे, चोट के निशान देखे। अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी बॉडी पर कभी कोई निशान नहीं होगा, सीधे लटकने का एक निशान होगा, वो भी गले पर बना हुआ। और फाइनली इस कहानी को, ठीक है, इस केस को क्लोज करने का पूरा प्रयास किया गया यूपी पुलिस के द्वारा। थिंक अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम हिंदू मुस्लिम, ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किस तरह से जो रैलियाँ होती हैं, ठीक है, बीजेपी की रैली के अंदर भी हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ी खाई पाड़ दी गई है। आज हम किसी भी मुसलमान से सामान खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं। मैं मानता हूँ कि इस धर्म ने हम सभी हिंदू के साथ गलत किया है, बट दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं कि दोस्तों कि हम हर धर्म के लोगों को या फिर इस धर्म के लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दें।
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ खामियां भी हैं। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ समय पहले आर्यन मिश्रा को जो मारा गया था वो एक हिंदू था। गौ रक्षक के नाम पर नरभक्षक निकले थे रास्ते पर। उन्हें एक टिप मिली थी कि इस गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं गौ तस्कर बैठे हुए हैं। आओ देखा ना ताओ, गौ रक्षक ने उस गाड़ी का पीछा करा और लगातार दोस्तों इतना पीछा करा, लगातार पीछा करते करते आर्यन मिश्रा को ये नहीं पता था कि आखिरकार उसका वो लोग पीछा क्यों कर रहे हैं, और उसके ऊपर 2 गोली तान दी और वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। दोस्तों वास्तव में गौ रक्षक के नाम पर ये नरभक्षक जो बन चुके हैं, इनके ऊपर यूपी सरकार एक्शन क्यों नहीं करती। वापस आते दोस्तों टॉपिक की तरफ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये कहा कि लोकसभा 2024 का चुनाव स्वतंत्र नहीं बल्कि बहुत ही नियंत्रित चुनाव था। निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा था। दोस्तों अभी भी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से हरियाणा में जो इलेक्शन की डेट है उसको चेंज किया गया। इसकी याचिका किसने दायर करी थी, इसका जो लेटर था वो किसने सबमिट किया था चुनाव आयोग के पास, बीजेपी ने। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो तो बीजेपी जाने। चलो अच्छी बात है, आगे डेट किसका दी गई है, ठीक है, सबके लिए बढ़िया है, सबको चुनाव प्रचार करने का टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पर चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर के राहुल गांधी यही नहीं रुके, इन्होंने ये भी कहा कि इसे समान आधार पर नहीं लड़ा गया लोकसभा चुनाव को, यहाँ पे भी पार्शियलिटी की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होता तो भाजपा 240 सीटों के करीब भी पहुंच पाती। ऐसा होता तो ये आश्चर्य की बात होती। भाजपा को बहुत बड़ा यहाँ पर दोस्तों वित्तीय लाभ मिला है, और इसके अलावा निर्वाचन आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे। पूरा अभियान इस तरह से तैयार किया गया था कि मोदी पूरे देश में अपना एजेंडा चला सके, जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग यहाँ पर डिज़ाइन किए गए थे। सरकार को मॉडिफाई कर दिया गया था। आपने देखा होगा कि झारखंड के सीएम को कैसे अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया गया। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष की पार्टी थी उन सभी के चारों खाने चित कर दिए थे इस बीजेपी ने, चाहे उन्होंने ईडी की हेल्प ली हो चाहे सीबीआई की हेल्प ली हो। आखिरकार सीबीआई और ईडी को बनाने की आवश्यकता है क्या, एक सिंगल बॉडी बनाओ, उसने जो फाइनली अपना डिसीजन दे दिया उस पर अमल करो। कभी आप केस ईडी को देते हो, कभी कुछ केस आप सीबीआई को देते हो, कुछ टाइम बाद आप तीसरी बॉडी नहीं तैयार कर दोगे, ठीक है। इसी में इंसान उलझे रहेगा, नेता उलझे रहेंगे और आप अपना खेला कर जाओगे। राहुल गांधी ने यहाँ पर अपने अकाउंट फ्रीज को लेकर के बात भी करी थी। यहाँ पर राहुल गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज रहते हुए चुनाव लड़ा था। पूरे चुनाव के दौरान दोस्तों एक बहुत बड़ा खर्चा आता है, ठीक है। बड़े बड़े टेंट लगते हैं, जो जनता आती है उनके बैठने का इंतजाम होता है। उस समय गर्मी का जो गर्मी थी बहुत ही भयंकर थी। सभी जनता के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता है, फ़ैन का इंतजाम करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। जितने कार्यकर्ता होते हैं उनकी सैलरी हर महीने रिलीज़ होती है। अगर सैलरी नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना कर लें, ये डर भी कहीं ना कहीं हर पार्टी को बने रहता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सभी पार्टी को हैंडीकैप मतलब कि अपाहिज करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अपने मंसूबों पे जो बीजेपी है वो सफल नहीं हो पाई। अब भाजपा के दोस्तों वही तकिया कलाम है कि जो राम को लेके आए थे हम उसको लेके आएंगे अब की बार 400 पार। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को नोटिस करा है कि आखिरकार जो अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है, इसका जो मतलब इनॉग्रेशन हुआ था, हर तबके का बड़ा और छोटा सभी लोग यहाँ पे आए थे। इस प्राण प्रतिष्ठा में सबने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आखिरकार शंकराचार्य यहाँ पे क्यों नहीं आए थे? कभी उनका मत आपने यूट्यूब पे कभी वीडियो वॉच किया कि उनका विचार क्या था? शंकराचार्य कौन है आपको पता होगा, बखूबी पता होगा। उनके ज्ञान को, ठीक है, उनके महत्व को हमने दरकिनार करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले हमारा एक ट्रम्प कार्ड था अयोध्या का इनॉग्रेशन। कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी इनॉग्रेशन जिसको आप गृह प्रवेश भी कह सकते हैं हम लोग, और हमारा घर का गृह प्रवेश होता है तो सारे काम खत्म होने के बाद ही हम लोग अपने घर की पूजा करवाते हैं।
हाँ, थोड़े बहुत काम हम पेंडिंग कर सकते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अयोध्या अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। उसके जो मेन पॉइंट है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन जल्दबाजी थी, ये एक ट्रम्प कार्ड था, लोकसभा चुनाव आने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने फटाफट से इनॉग्रेशन करवा दिया। लेकिन फाइनली अयोध्या में क्या हो गया आपको पता होगा। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि यार अयोध्या में जो मुस्लिम थे ना, उन्होंने पक्का कुछ दाल में काला किया, ये है ही देशद्रोही इंसान। इस तरह से लोग अपने अपने मन की कहानियाँ बना रहे थे। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अयोध्या के अंदर 82% जो जनसंख्या है वो हिंदू है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आखिरकार ये असली खेला हिंदू ने करा है या मुस्लिम ने करा है। सबसे पहली बात दोस्तों, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ना ही किसी का बुरा सोचो, ना ही किसी का बुरा करो, ना ही किसी के लिए बुरा बोलो। अगर किसी भी इंसान के अंदर इंसानियत है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका हमको वेलकम करना चाहिए। मैं अगेन बोलूँगा कि मैं मानता हूँ कि इन्होंने कोविड के समय या फिर जो आतंकवादी गतिविधियाँ इनके द्वारा होती है वो काफ़ी निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। बट अगेन बोलूँगा दोस्तों कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। सबको अगर हम एक ही पैमाने पर तोलने पे आ जाएं तो कहीं ना कहीं हिंदू भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों आप एक वेब सीरीज़ देखिएगा, उस वेब सीरीज़ का नाम है ताशकंद फाइल। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसको पक्का देखिएगा। ताशकंद फाइल स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ की जो मिस्ट्री है उसमें पूरी अच्छी तरीके से बखान किया गया है। तब शायद आपकी आंखों से जो धर्म की पट्टी है शायद वो थोड़ी सी हट जाए। दोस्तों यहाँ पर चुनाव के बारे में तो इन्होंने बोला, अपने खातों के फ्रिज के बारे में बोला, और यहाँ पर मूल रूप से मोदी के विचार भी इन्होंने प्रकट किए, जैसे 56 इंच का सीना, भगवान से मेरा सीधे संबंध है, इस तरह से इनकी स्पीच थी। ये सब चीज़ें अब खत्म हो गई है, ये अब इतिहास बन चुका है। संसद में ये साफ दिखता है, ये कटाक्ष रचा है राहुल गांधी ने मोदी की सरकार के ऊपर। आपको दोस्तों पता होगा कि आखिरकार इनकी कुछ स्पीच ना, अब जो भाजपा सरकार की जो स्पीच है चुनाव के दौरान काफ़ी डगमगाई हुई थी लोकसभा चुनाव के अंदर। विपक्ष की कमियों को गिनवाओ, लेकिन आपने क्या अब तक दिया? ठीक है, जो आपने योजनाएं निकाली, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली है, लेकिन उसमें कितने लोगों को आवास मिला है, कभी उसकी क्रॉस चेक की, ग्राउंड रिपोर्ट कभी तैयार करी आपने? थिंक अबाउट इट। अगर आप कंपटीशंस करते हैं काम का, कोई भी सरकार हो, आपस में कंपटीशंस करो काम का, जनता की भलाई का, तो जनता इतनी पागल नहीं है, इतनी निर्दयी नहीं है, इतनी पत्थर दिल नहीं है कि आपको वोट ना दें। आप देखते होंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है, वो लगातार काम पे काम कर रही है। वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार है उसको रोकने का प्रयास हो रहा है। सभी नेता दोस्तों इस समय जेल के अंदर हैं, मैक्सिमम नेता, लेकिन फिर भी जो सुविधाएं का जो उन्होंने वादा किया था, चाहे वो जल को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, राइट, चाहे वो फ्री बस को लेकर के महिलाओं की, उसमें कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आई। इनफैक्ट कोविड के समय भी जिस समय दिल्ली के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था, अब आप बोलोगे यार कोविड के समय कैसे क्राइसिस आया था? आप ध्यान रखिएगा कि हर एक स्टेट में जो मैक्सिमम दोस्तों जो दिल्ली के टच की जो करे हुए स्टेट है ना, वो सब इलाज करवाने के लिए दिल्ली ही आते हैं, क्योंकि उनकी स्टेट में चिकित्सा से संबंधित इतनी एडवांस मशीनें नहीं है जो दिल्ली के अंदर है। अगर हर स्टेट के लोग दिल्ली में आके अपना इलाज करवाएंगे तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का बजट है वो तो डिस्टर्ब होगा। बस हमने एक तके कलाम पकड़ लिया कि शराब लेके आया, बाय वन गेट वन स्कीम फ्री करी थी ना, इसलिए अंदर पहुंच गया। अगर शराब से इतनी ही दिक्कत है तो पूरे इंडिया से लीकर को बैन कर देंगे तो उसमें बुराई क्या है? तो केंद्र सरकार को पूरा जो शराब है ना पूरे भारत से ही ख़त्म कर दो ना। जहाँ पर भी दिखाई दे कोई भी इंसान व्यक्ति बेचता हुआ या खरीदता हुआ, सीधे उसको ठाएं ठाएं ठाएं, बस ये करो। एक डर पैदा होना चाहिए। यहाँ बस केवल आम आदमी पार्टी ने करा है, ठीक है, कभी कोई नीति, कभी कोई स्कैम, कभी कोई स्कैम, बस इस जाल में इसको फंसाए रखो और ये दोस्तों तंग आ करके अपना रिज़ाइन दे दें, जैसे पहले एक बार हुआ था केजरीवाल जी के साथ। लेकिन इस बार दोस्तों ये जो नेता है ना काफ़ी पक चुके हैं। सिसोदिया जी इतने लंबे समय तक जेल के अंदर रहे, वापस आकर के उन्होंने दोबारा से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अगर हम जैसा कोई आम इंसान होगा ना जो देखेगा कि वास्तव में यार इतने टाइम तक मुझे जेल में रहना पड़ा, तो शायद हम लोग हाथ खड़े कर दें। राहुल गांधी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया इस राजनीति के दलदल के अंदर।
लेकिन फिर भी ये बाउंस बैक कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इनकी छवि को ख़राब किया गया था पप्पू बोल करके, और आज फिर दोबारा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है। मतलब कि जो उन्होंने स्पीच दी है उस अर्थ को सही अर्थ ना दिखा करके अनर्थ प्रेजेंट करके लोगों के माइंड में इनके प्रति नेगेटिव छवि बनाई जा रही है। और जो भोली भाली जनता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस स्कैम में फंस भी जाएगी। अब राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बयान है जिसको तोड़ा मरोड़ा गया है, जिसके अर्थ को अनर्थ किया गया है, वो है आरक्षण वाला बयान है। राहुल गांधी ने अमेरिका में ये कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी, और अभी ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, निष्पक्षता शब्द का प्रयोग किया गया था, इन्होंने इंग्लिश में यूज़ किया था वर्ड, बट यहाँ पे हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आखिरकार आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी, इसका अर्थ क्या था ये आप थोड़ा समझने का प्रयास तो करिए। आपको पता होगा कि क्रीमी लेयर एक टर्म है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ समय पहले अपना बयान दिया था कि क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाए। अब क्रीमी लेयर मतलब क्रीम मक्खन वाले लोग। भारतीय राजनीति में इस्तेमाल होने वाला दोस्तों जो शब्द है क्रीमी लेयर, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ग्रो कर चुके हैं, बहुत ही वेल हो चुके हैं, तो ऐसे लोग क्रीमी लेयर के अंडर में आएंगे और उनको सरकार के द्वारा मिलने वाला जो बेनिफिट है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर तबके वाला इंसान जो बिल्कुल अपना विकसित हो चुका है, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, वो भी जो वर्तमान समय में दोस्तों जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, SC ST OBC, उनका भी हक लेना चाहते हैं। ये तो मतलब वही हो गया आड़ दे, जितना आए उतना कम। चलिए आप इसको सिंपल से एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा कि एक गरीब व्यक्ति है, उसको सरकार का भी बेनिफिट मिला, ठीक है, और उसकी सरकारी जॉब लग गई, वो भी अच्छी रैंक पर उसकी जॉब लगी है और उसकी मंथली सैलरी कम से कम 80,000 रुपये से ऊपर की आ रही है। एक पीढ़ी के अंदर ये हुआ। अब क्या हुआ, उसका बेटा बड़ा हुआ, तो जो उसको आरक्षण मिला है उसका बेनिफिट उसका बेटा भी उठा रहा है, फिर उसका बेटे का बेटा भी उठाएगा। ये लगातार दोस्तों इन्होंने अपना ही बना लिया कॉपीराइट कि सरकार फ़ायदा दे रही है तो हम पक्का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप सरकार के इस आरक्षण का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है, क्रीमी लेयर के अंदर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। दोस्तों क्रीमी लेयर की शुरुआत कब हुई थी, 1983 में हुई थी। इसको अब अच्छे से देख लीजिएगा, ये मैं आपको कटिंग यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है क्या। 2013 में दोस्तों 6 लाख रुपये प्रति वर्ष, 2017 में ये 8 लाख रुपये प्रति वर्ष हो गया जिसकी आय है घर की, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर भले ही दोस्तों घर के बाहर थार खड़ी हो, बुलेरो खड़ी हो, मर्सिडीज़ खड़ी हो, BMW खड़ी हो, लेकिन वो व्यक्ति भी क्या चाहता है कि मुझको सभी सरकार के बेनिफिट मिले, मैं तो गरीब हूँ। अगर इंसान सही टाइम पर अपना सही डिसीजन ले ले, सच्चाई को कबूल करे कि हाँ अब मुझको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो आपका एक आरक्षण आपके ही वर्ग के किसी गरीब इंसान को मिल सकता है, उसका विकास हो सकता है। अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसका मतलब बैसाखी नहीं है, इसका मतलब केवल एक सहारा है। अगर हम आरक्षण को अपनी लाइफ का बैसाखी बना लेंगे और चलने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप कहीं ना कहीं आरक्षण के द्वारा खुद को हैंडीकैप बना रहे हो। हाँ, फाइनेंशियली बेनिफिट आपको बहुत मिल रहे होंगे उसके माध्यम से, जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट राइट नहीं था किसी का, ये एक टेम्परेरी एक अधिकार दिया गया था जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको। और इन्होंने ये कहा था कि 10 साल में ये समीक्षा हो कि जिन्हें आरक्षण दिया गया क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है या फिर नहीं हुआ, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आ चुका है तो उसको आरक्षण दोबारा नहीं मिलना चाहिए। और क्रीमी लेयर के अंदर कोई भी व्यक्ति आना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में सेव है आड़ दो वाला हिसाब, जितना आए उतना कम, ये बेनिफिट वो बेनिफिट, वो बेनिफिट ये बेनिफिट। थिंक अबाउट इट, विचार करना पड़ेगा आप सबको। बस केवल अम्बेडकर जी के नारे लगाने से, ठीक है, उनके पोस्टर लहराने से
बात नहीं बनेगी। उनका जो सही ज्ञान था उसको अब अडॉप्ट करिएगा। दोस्तों, संसद टीवी के अंदर संविधान को लेकर के, संविधान कैसे बना था उसकी एक पूरी की पूरी एक सीरीज़ है, शायद 12 से 13 एपिसोड है, उसमें उसको देखिएगा ध्यान से। आपको उसमें दिखेगा साफ साफ कि किस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के अम्बेडकर जी सभी नेताओं से लड़ गए थे संविधान के अंदर। संविधान जब बन रहा था उसमें, उस दौरान इन्होंने ये कहा था कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सभी नेता इनके खिलाफ थे। और गुस्से में अम्बेडकर जी ने रनिंग जो कमेटी थी संविधान को बनाने के लिए तैयार की गई थी उससे रिज़ाइन दिया था और ये घर चले गए थे। और जवाहरलाल नेहरू जी, पटेल जी और के.एम. मुंशी जी, ये तीनों व्यक्ति उनके घर गए थे उनको मनाने के लिए कि आपके बिना संविधान का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, हम आरक्षण की बात को मानते हैं, लेकिन उस समय केवल 10 साल के बीच में समीक्षा होनी चाहिए, इस बात को कहा गया था। जैसे ही कोई वंश या फिर कोई भी एक मतलब कि अगर कोई वंश है, डेवलप हो गया है, विकसित हो चुका है, आरक्षण प्राप्त करके काफ़ी अच्छी पोस्ट पर पहुँच चुका है, तो उसको डालेंगे क्रीमी लेयर के अंदर, तो दोबारा उसके अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही थी। और इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं जिसके सहारे पूरी ज़िंदगी इंसान अपनी काट देगा। ये विकसित होने का एकमात्र अधिकार दिया गया है। और यही वजह है कि अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। नेता मैक्सिमम वोट बैंक आखिरकार किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके आधार पर ही वहाँ पर अपनी स्पीच तैयार करते हैं रैली में। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जब ये अमेरिका गए उसके बाद भारत की सरजमी पर एक मुहिम चल चुकी है। ठीक है, एक मोर्चा निकाला गया है राहुल गांधी के खिलाफ। ये पोस्ट है शिवराज सिंह चौहान का। ये लिखते हैं कि राहुल गांधी जी लगातार 3 बार हारने के बाद कुंठित हो गए हैं और देश की छवि खराब करके अमेरिका में अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। देश के बाहर जाकर के देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी अपनी जो स्पीच दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम जनसंख्या इंडियन है, हिंदुस्तानी हैं वो लोग। उनको पता होना चाहिए कि आखिरकार भारत की सरजमी पर हो क्या रहा है। महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी के तो कहने ही क्या, रोजगार का स्तर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, महिलाओं के अपराध डे बाय डे बढ़ चुके हैं। ठीक है, उनकी सुनवाई कुछ है नहीं। मणिपुर में आपने देखा था किस तरह से हिंसा हुई थी। ठीक है, उसको लेकर के कोई ज़्यादा सुध-बुध नहीं है। बस आंकड़ों में हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? वास्तविक रूप से क्या हम अब विश्व गुरु बन चुके हैं? क्या हम लोग अमृत काल के दौर में अब जी रहे हैं? मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक पे लीक सारे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, आरओ का हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्यों ना हो, नीट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, लीक पे लीक हो रहे हैं। और हर एग्ज़ाम को सही समय पर करवाने के लिए या फिर री एग्ज़ाम करवाने के लिए बच्चे धरना दे रहे हैं, धरने पे धरना हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की जो स्पीड है काफ़ी स्लो है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्दी अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।